जब आपको इस बात से इल्म हो कि आपसे कौन खफा है तो उससे मना लेते हैं। साथियों नमस्कार, अनंत वक्ता धुरंधर सीरीज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज उपाध्याय। आज बात करेंगे हमारे पास बैठे रोहित पांडे जी से। रोहित पांडे जी की सक्सेस स्टोरी बताएंगे, वो धुरंधर क्यों, पूरी जानकारी उन्हीं की जुबानी जानेंगे। शुरुआत कर देते हैं। रोहित पांडे जी सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। यहाँ तक एक अम्बेडकर नगर के छोटे से गांव से चल के पहुंचने तक की वो स्टोरी, कभी एक बालक और आज का युवा देश में आपके लिए कितना परिवर्तन ला सकता है। पांडे जी स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार। यहाँ तक पहुंचे तो पहला तो सवाल यही होगा कि 700-750 किलोमीटर चल के दिल्ली आना, लोग जब कहते हैं कि दिल्ली दूर है, आपने खूंटा सा गाड़ दिया दिल्ली में। सबसे पहले तो आपने एक वर्ड यूज किया, शब्द यूज किया है धुरंधर। आपसे बड़ा कोई धुरंधर नहीं है भैया। आपसे बड़ा कोई धुरंधर इसलिए नहीं है कि आपने हमें ढूंढ लिया और ये कह दिया कि रोहित जी आप बहुत बड़े धुरंधर हैं। यही मेरी जीत है और यही आपकी भी जीत है, तो इसलिए मैंने आपको भी नवाजा है कि आप भी धुरंधर से कम नहीं। देखिए, हर किसी के जीवन में उसका अपना बड़ा रोल होता है कि कैसे वो जीवन जीता है, कैसे स्कूल से चल के कॉलेज से चल के यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में जाता है, फिर उसके बाद वो पढ़ाई करने के बाद वो जिस क्षेत्र में वो अपने को एक्सपर्ट मानता है उस क्षेत्र में जाकर के अपना काम करता है और सोसाइटी के लिए करता है, लोगों के लिए करता है, अपने लिए करता है। मेरी जो जर्नी है वो, देखिए, मैं मीडियम फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरा जो ज़िला है वो अम्बेडकर नगर, एक छोटा सा कस्बा है जलालपुर, और जलालपुर के थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो एक गांव है रत्ना, जहाँ से मैं जाना जाता हूँ। मेरी फैमिली रही है और आज भी है। फादर मेरे लॉयर हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, मदर मेरी एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, वो टीचर है, स्कूल चलाती हैं। एक भाई हैं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हैं, 2 बहनें हैं, दोनों टीचर हैं और वो अपनी फैमिली चला रहे हैं। तो ऐसे मेरा एक सफ़रनामा ये रहा कि एक छोटे से ज़िले से जाके एक लखनऊ विश्वविद्यालय में जाना और वहाँ लॉ की डिग्री लेना। सुना है लॉ की डिग्री लेने में बदमाशी भी खूब की है। बदमाशी नहीं हुई। उसमें हुआ क्या पंकज भैया कि लखनऊ विश्वविद्यालय में एंट्रेंस था, छात्र संघ वहाँ का जो स्टूडेंट यूनियन थे लोग, वहाँ के लोग, तो थोड़ा जो स्टूडेंट लीडर थे तो बड़ा उनका दबदबा रहता था, बड़ा उनका रहता था कि आप किसके पास जाओगे। तो हमने, नजरुल भाई ने कहा कि 1-2 स्टूडेंट लीडर हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं वो जा करके वहाँ के डीन से बात करेंगे और उनसे तुम्हारा देखेंगे। उनकी तब उस समय एमा चलती थी, तो एमा में उन्होंने बोला कि रोहित भाई एक काम करना, इनकी एमा बाइक पे जो है बस तेल डलवा देना। तो आईटी चौराहे पे बिना बताए वो उन्होंने क्या किया, उनको पता था कि तेल जो है रोहित पांडे जी भरवाएंगे। तो आईटी चौराहे के पेट्रोल पंप पे गाड़ी लगा दी, हमने तेल भरवाया और सीधा जो है जो लखनऊ विश्वविद्यालय सीतापुर रोड पे था वहाँ पे गया, वहाँ के डीन से मिले और डीन से उनसे मिल करके पता नहीं क्या चमत्कार हुआ, उन्होंने कैसे उनको हैंडल किया। 1 हफ्ते की वहाँ एडमिशन डेट बढ़ा दी गई। ऐसे तो एडमिशन हुआ और LLB ऑनर्स हमने किया, 5 इयर्स कोर्स किया। बाद एक वक्त तो आया जब आपको दिल्ली की तरफ कूच करना पड़ा, तो वो चैलेंजेस क्या रहे? वो जब वक्त आपके सामने आया तो फिर आपने दिल्ली ही क्यों चुना? लखनऊ भी बाबूजी अम्बेडकर नगर के डिस्ट्रिक्ट की कचहरी में वकील हैं, नामी गिरामी वकील हैं, उसके पैतरे तो आप उनसे बहुत बेहतर तरीके से सीख सकते थे। फिर ये रास्ता दिल्ली वाला कैसे, ये कौन सा पॉइंट? देखिए, वैसे तो
कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता था कि वो एक वकील बने। उस जमाने की मैं बता रहा हूँ आपको, हर कोई चाहता है कि डॉक्टर इंजीनियर बने। यह सब हर किसी का घर की कहानी है कि हर एक पेरेंट्स का, माँ बाप का ये उनका रहता है, सपना होता है कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। बट चलिए, अब आजकल तो अच्छा क्रेज हो गया है। लेकिन आप ये पूछना चाह रहे हैं कि दिल्ली का सफ़र कैसे हुआ, सुप्रीम कोर्ट कैसे आना हुआ। देखिए, जब लास्ट सेमेस्टर में थे तो उस टाइम पे मेरे गुरु कह लीजिए, अब आज के समय में अब नहीं रहे, वो प्रोफेसर भीम सिंह की बात मैं बताना चाहूँगा। प्रोफेसर भीम सिंह साहब जो नेशनल पैंथर्स पार्टी के फाउंडर थे और एक नेशनल पॉलिटिशियन रहे, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट रहे। उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक चेतना यात्रा निकाली थी, तो लखनऊ विश्वविद्यालय में आना हुआ उनका। तो हम काफ़ी एक्टिव रहते थे वहाँ पे, एक थोड़ा एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहती थी, दिन भर की रहती थी। 24 जो हॉस्टल में रहते थे तो वहाँ के लोगों से मिलना, टीचर से मिलना, स्टाफ से मिलना, लोगों से थोड़ा सा ये रहता था। तो ये डे टू डे का जो अफेयर, हम डेली कुछ ना कुछ करते थे, नया कुछ करते थे। तो हम भी ढूंढते थे नए लोगों को, कोई नया कौन आ गया और नई कोई एक्टिविटी ढूंढते थे। तो एक्टिव बहुत रहते थे। तो हम लोग कभी बैठ के कभी हॉस्टल में कमरे में नहीं बैठे, कभी घर नहीं बैठे, हम हमेशा फील्ड पे रहते थे। मतलब है कि हम क्लासेस करते थे, कम करते थे, ज़्यादा करते तो बात की बात है, बट हम लोग अपने घर से बाहर निकल करके जो कुछ करना होता था एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते थे। कोई कर रहा होता था उसमें घुस जाते थे, खुद नहीं कर रहा है कोई तो खुद ही करने लगते थे। तो ये सब होता था। तो चेतना यात्रा निकाली तो पता चला कि प्रोफेसर भीम सिंह साहब आए हैं। तो भीम सिंह वर्सेस बड़ा नाम सुना था, भीम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कई उनके जजमेंट थे, ऑर्डर थे। तो वो भी सुना तो लगा कि कोई बड़ा आदमी आया, बहुत बड़ा हस्ती रखता है एक। तो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं और पार्टी के हेड हैं और जम्मू कश्मीर से हैं। तो उनके लिए हमने एक अरेंजमेंट किया, उनको घुमाया, लखनऊ विश्वविद्यालय टहलाया और एक स्टेज परफॉर्मेंस भी रखी है कि कुछ स्पीचेज भी हुए। तो उसमें उनको लगा कि ये दो लड़के, हमारा एक दोस्त और भी है जिसका बहुत ज़्यादा योगदान है मेरे जीवन में, उनका भी नाम अभी लॉयर है, वो प्रैक्टिस करते हैं दिल्ली में, आलोक पांडे। आलोक पांडे का मेरे जीवन में बहुत बड़ा महत्व तो इसलिए है कि अगर आप जो आपने सवाल पूछा कि आप आए कैसे, तो मैं बहुत बड़ा योगदान समझूंगा कि आलोक पांडे जी का, कि मैं आज यहाँ हूँ तो मैं उसकी बदौलत। बिल्कुल। प्रोफेसर भीम सिंह जी के लिए तो बड़े खुश थे। उन्होंने बोला कि तुम लोग क्या करते हो? तो हमने बोला कि LLB कर रहे हैं। कौन से सेमेस्टर में? तो हमने कहा कि लास्ट सेमेस्टर है। ठीक है, दिल्ली आ मिलना मुझसे। इतनी बात कह करके उन्होंने लैंडलाइन का नंबर दिया और चले गए। आलोक ने बोला कि रोहित दिल्ली चलेंगे, और उसने जब बोला कि चलना है तो फरक्का एक्सप्रेस से हम लोग चल गए। फरक्का एक्सप्रेस जो है अभी माना जाता है कि सबसे घटिया ट्रेन है, फास्ट पैसेंजर टाइप। तो वो टिकट मिली नहीं, टिकट उसी में मिलती थी, अगर मिलती भी तो टिकट उसी में मिलती थी फरक्का में। तो फरक्का में पहुंचे, गिरते पड़ते बड़ी मुश्किल से 8-10 घंटे लेट थी गाड़ी। यहाँ पहुंचे तो जब यहाँ पहुंचे तो सीधा पहुंच गए वहाँ BP हाउस, जहाँ वो उनका दफ्तर था। तो दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने बोला, कुछ लोगों ने, स्टाफ ने बोला कि साहब तो वहाँ पे जनरल असेंबली का इलेक्शन चल रहा है वहाँ जम्मू कश्मीर में, तो साहब वहाँ है, आप एक काम करिए वहाँ चले जाइए। अब हम लोग भी आजाद थे, कुछ काम था नहीं और लगा कि कुछ करना क्या है, तो हमें वही चीज मिल गया जो हम लोग जिसके मास्टर थे। घुमंतू थे, तो घुमक्कड़ थे और बोलना जानते थे, थोड़ा जुनून था, एक्टिव रहते थे, हर चीज में मिंगल हो जाते थे। कुछ मिला खाने को तो खा लेते थे, नहीं मिलता तो नहीं खाते थे। तो बड़ा बेतरतीब तरीके से था, बड़ा कोई खाने पीने का, रहने का कोई वो नहीं था, कोई शेड्यूल नहीं था, कोई एक प्रॉपर आप कह सकते कोई डिसिप्लिन नहीं था। जो जहाँ बुलाया वहाँ चल देते थे। मंजिल का है, मंजिल का है, रास्ते का है पता, रास्ते का ना पता। लेकिन रास्ता मुझे दिखा और ये समझ के चले गए कि वो रास्ता हमारे लिए अच्छा था। पूजा एक्सप्रेस यहाँ से लिया, एक टिकट लिया, जो भी जनरल टिकट मिला, हम और आलोक यहाँ से पूजा एक्सप्रेस पकड़ के जम्मू पहुंचे। वहाँ भीम सिंह साहब से मिले तो उन्होंने कुछ नहीं किया, पहुंचा वहाँ नाश्ता, चाय पानी, कॉफी करके फिर इमीडिएट उन्होंने बोला कि एक अच्छा, एक बड़ा सवाल ये यहाँ है
कि क्या भीम सिंह जी उतना पहचानते थे जितनी ताकत से आप लोग गए थे? नहीं, बिल्कुल पहचानते थे वो, क्योंकि उनका एक बड़ी खासियत उनकी में थी कि वो यंगस्टर्स को बहुत ज्यादा प्रमोट करते थे। उनको लगता था, क्योंकि आज भी मैं बाहर में रहा सुप्रीम कोर्ट में, तो आज भी कभी भी मिलते थे, अब नहीं रहे, कभी भी मिलते थे, कहीं चलते हुए मिलते, किसी कोर्ट में मिल गए तो हमेशा बड़ा बूस्ट अप करते थे, कहते थे अरे यार यंग मैन कम डू समथिंग, कुछ करो तुम लोग, मतलब एकदम कम भरते थे। मतलब उनकी आवाज में वो टाइगर जैसे आवाज थी, बिल्कुल शेरों जैसे बोलते थे। तो वहां जाके इलेक्शन लड़वाए? वहां गए तो उन्होंने हमें टाटा सुमो दिया एक, और क्योंकि मिलिटेंसी का बड़ा इशू था वहाँ पे, नौशेरा, आरसपुरा, सुंदरबनी, वो सब एरिया में जाना था, गाँव को जाना था, तो वहाँ बड़ा मिलिटेंस का इशू था, तो हालत तो खराब रहती थी कि करना क्या। लेकिन अब क्या है, जवान थे, गर्म खून था, चैलेंजेस लेने का एक वो था कि यार चलो देखेंगे, मरना जीना तो यही लिखा है तो जी लेंगे, मर लेंगे। तो एक पूजा एक्सप्रेस, फरक्का एक्सप्रेस पे आप लोग टाटा सुमो पे पहुंच गए? टाटा सुमो में पहुंचे, और टाटा सुमो में जब बैठे तो उन्होंने किया कुछ, एक माइक का अरेंजमेंट किया और एक साउंड ऑफ माइक, और हाथ में पकड़ा दिया माइक, और कुछ नहीं करना था, गांव को जाना था, 2 लाइन हमें बोलना था। जब तक हमारे पास माइक थी, गाड़ी थी, प्रोफेसर भीम सिंह जिंदाबाद, प्रोफेसर भीम सिंह जिंदाबाद, पैंथर्स पार्टी जिंदाबाद, पैंथर्स पार्टी जिंदाबाद। पंकज भाई, हमने कोई कंजूसी नहीं करी, हम कोई बहुत लथार्जिक नहीं रहे, बहुत रिलैक्स नहीं किया कि थके हैं तो सो जाते हैं यार, थोड़ा रेस्ट करते हैं। रेस्ट करना ही नहीं था, रेस्ट तो करना ही नहीं था। अगर आपको वाकई में कुछ करना है तो रेस्ट अगर आप करने लगे तो नहीं कर पाएंगे। करते गए, बनते गए, तो फिर आखिरी में जब वो चुनाव खत्म हुआ तो भीम सिंह साहब ने कहा कि अब क्या करना है, दिल्ली आ गए। तो दिल्ली आए तो पता था कि वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हमें विनती कराया। फिर एक सिलसिला शुरू हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर में और कोर्ट में जाना, और कोर्ट गाउन बैंड लगा करके टाइम से पहुंचना, और फिर धीरे धीरे वो प्रोफेशनलिज्म जो है वो आने लगा। ऐसा कब तक बाबूजी से मांगते रहे ये सारा कुछ करने के लिए? देखिए अब आ गया वो टाइम, बिल्कुल सही कहा आपने कि वो वहां से करते करते सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। वैसे बड़ी माइन्यूटली चीजों को आप समझते बहुत हैं, बड़ी छोटी छोटी चीजें पूछते हैं कि इसके बाद आएगा क्या प्रॉब्लम। ये हर किसी के साथ प्रॉब्लम तो होती है। आप पत्रकार हैं तो आपको पता है कि अगला सवाल क्या बनेगा और क्या होगा, और उसका जवाब क्योंकि दर्शकों को देखना है, समझना है, और वो नए लोगों के भी लिए अच्छा है। तो वाकई सही बात नहीं, है। ये मेरे सवाल ही दर्शकों के, उन यूथ के लिए है जब वो चैलेंज फेस कर रहे होते हैं, क्योंकि करने के लिए रहने को घर नहीं, सारा जहां हमारा है। ऐसी जब बात आप कर रहे हो तो चैलेंजेस जो पहले के हैं वो तो जाहिर सी बात है, पैसे का काम तो पैसे ही करेगा। बात है। तो मैंने अपनी माँ को फोन किया कि हमने कहा अम्मा 100 रुपया कमाया, अम्मा हम 100 रुपया कमाए, आज में 100 रुपया मिला है। तो वो आज भी मुझे याद है, क्योंकि वो 100 रुपया जो था किसी ने मुझे दिया, मेरे काम के लिए दिया, मुझे किसी कोर्ट में भेजा 100 रुपया देके। कैसा फील हुआ जब आपका पहला केस आपको मिला इंडिपेंडेंट? देखिए अब पहले केस की बात बताऊं आपको, मैं बहुत छोटा था, इतना एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मुझे पहला जो केस मिला एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मिला, पटियाला हाउस कोर्ट है, जिसमें मर्डर केस का मिला। पहला ही केस जो है मुझे क्रिमिनल मैटर मिला एक, और क्रिमिनल केस में वो भी 302 का मैटर था। आज भी याद है मुझे वो मैटर की, बस चलाते थे वो, प्राइवेट बस चलाते, जो प्राइवेट बस और डीटीसी बस 2 बस चलती थी। तो 3 उसमें एक्यूज थे, जिसमें वो बस चलाने ड्राइवर था और एक कंडक्टर था, एक और कोई था, तीन उसमें मर्डर हो गया था। तो बस ड्राइवर की तरफ से मुझे अपीयर होना था, तो किसी न किसी के रेफरेंस से कोई मैटर आता है। तो पहला मुकदमा था हमारे पास, मैटर था जिसमें क्लाइंट ने हमें अप्रोच किया कि भैया इनका ट्रायल करना है, उनको इनकी बेल करानी है। तो हमने फीस लिया हमसे। तो बड़ा टास्क था, क्योंकि ट्रायल तो हमें आता नहीं था, लेकिन वो उसको हमारे पे भरोसा था कि नहीं आपको करना है। तो मेरे लिए एक बहुत बिग टास्क था, कि जॉब थी कि ये हम इतने परफेक्ट तो है नहीं, फिर भी करना कैसे है। क्या किया कि हमने अपनी तैयारी जो है वो किसी और विटनेस की तैयारी की थी,
और पता चला कोई और विटनेस आ गया। अब थोड़ी घबराहट सी हो गई कि भाई इसके लिए तो कोई सवाल तो बनाया नहीं, मतलब प्रिपेयर भी नहीं है, तो अब क्या करें। तो कोर्ट में जब खड़े होकर के जब ये बारी आई कि विटनेस को बुलाया, तो जो विटनेस था जिसकी हमने अपनी प्रिपरेशन नहीं करी थी, तब वो उसकी क्रॉस एग्जामिन करना था। अच्छा था कि उसमें अब पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि कोई हेल्प करे, कोई कुछ बता दे। आज भी याद है कि सुभाष गुलाटी साहब पटियाला हाउस कोर्ट में अच्छे लॉयर हैं, वो भी किसी एक दूसरे एक्यूज के साइड से थे, तो उनको मैंने साइड में उनको बुलाया। मैंने कहा सर मैं नया लॉयर हूँ और मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है कि ये जो विटनेस आया इससे पूछना क्या है। तो ये बात उनसे पूछी हमने 5 मिनट में, क्योंकि उनका एक अपना तजुर्बा था, एक्सपीरियंस था। 5 मिनट नहीं लगा, उन्होंने सारे फटाफट 2 सेकंड में बता दिया ये क्वेश्चन से तुम्हें पूछे। थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है क्वेश्चंस लेकर के, फिर इसके बाद क्रॉस एग्जामिन किया उसी बेसिस। तो देखिए ऐसे केसेस भी मिले आपको कि जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं है, जिसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जब हालात ऐसे आते हैं, ये मैंने देखा कि ये हालात भी तो आपके ऐसे बनते गए कि आपको मैटर, जैसे आपने पूछा कि आपको पहला केस कैसा मिला, कौन दिया, कैसा था केस, तो आप बहुत सही सवाल पूछा आपने, लेकिन सवाल तो का जवाब देखिए आप कैसे देना है, ये बात बतानी चाहिए थी कि नहीं बतानी चाहिए थी। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि मैं लकी था कि मुझे पहला कोई मैटर मिला, तो वो भी मर्डर केस का मिल गया, और मर्डर केस का मिला, मुझे ट्रायल करना था जिसका एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन खुद बैठ करके पढ़ना, तैयार करना, पॉइंट्स बनाने, अपने दोस्तों को बिठा करके, जो हमारे साथ के लोग थे, हाँ, वो आपकी उनकी हेल्प लेना, लगा कि कहीं फंस गए तो हमने सीनियर से हेल्प किया हमने। नहीं, बहुत अच्छा किया। सारी चीजें जब आप प्रोफेशन में होते हैं, काम करते हुए, ये चैलेंजेस काम करने के होते हैं, लेकिन वहीं फिर मैं घूम के वापस आता हूँ, क्योंकि आप कुछ भी करते हैं तो सीधी बात पैसे के लिए करते हैं। आज इतने बड़े वकील रोहित पांडे हैं, तो जलवा तो पैसे का जरूर होगा। ये पैसे लगातार आपको कैसे मजबूत करते गए और आप पैसों के साथ तालमेल कैसे बना पाए, तब जबकि इस प्रोफेशन में खाली सरकार ने कह दिया प्रोफेशनल है, धंधा आपको ही करना होता है, ये बिजनेस टाइप का है। देखिए पैसा तो देखिए जिस प्रोफेशन में आप हैं, हम हैं, ये बड़ा नोबल कॉज भी है, नोबल प्रोफेशन भी है। आप इस प्रोफेशन में आप पैसे की गिनती नहीं कर पाएंगे अगर आप ऑनेस्ट हैं खुद से, अपने काम से। बिल्कुल, ये सच्चाई है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप ऑनेस्ट हैं तो इससे बड़ा कोई प्रोफेशन नहीं है, इससे बड़ा काम नहीं है। ये एक सोशल कॉज भी है, एक नोबल कॉज भी है, लेकिन आप वो ईमानदारी खुद दिखानी पड़ेगी, खुद में दिखानी पड़ेगी, तब आप कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी कमा सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं। इतना आसान काम है पंकज जी, इतना मैं आपको बताऊं, ये हमने बाय डिफॉल्ट किया था लॉ को, एलएलबी की डिग्री ली बाय डिफॉल्ट। जिस दिन आपने लाइसेंस लिया ना, उसी दिन आप साहब बन गए। वकाल से ऐसा नाता आपका हुआ कि आप वकीलों की राजनीति भी करने लगे, वो कब दौर आया, उसके लिए क्या कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट कि आप नेता बनने चल गए? चलिए, देखिए नेतागिरी इसको बोलते हैं, नेतागिरी। और पहले से कीड़ा था ही, जाहिर सी बात है। नेतागिरी जो है वो मेरे फादर भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एक बार नहीं करके मुझे लगता है कि 20 बार वो बार के प्रेसिडेंट रहे। उनकी बार की पॉलिटिक्स भी हमने बचपन से मैं देखता रहा, तो वो थोड़ी सी एक कहीं ना कहीं माइंड में, दिमाग में कुछ फितूर तो था ही। तो वो मेरे लिए कोई अछूता नहीं था, कोई मेरे लिए नई चीज़ नहीं थी कि ये बार की पॉलिटिक्स क्या है या पॉलिटिक्स क्या है। तो उससे बखूबी मैं थोड़ा सा उसको, इसकी जानकारी मुझे थी, तो उसको लेके चल रहा। लेकिन मैं आज आपको बताता हूँ, ये किसी बताने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली हमें नहीं पता था। हमें पता ही नहीं था कि हम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, इतनी बड़ी कोर्ट की, अपेक्स कोर्ट की बार
कि हम बार के महासचिव बनेंगे, सेक्रेटरी बनेंगे। नहीं, निश्चित तौर से ये क्वालिटी तो आप में है, मेरे सेंस में तो कम से कम जरूर है। मैं कई बार नाराज होने की कोशिश करता हूँ तो आपका लास्ट बार फोन आ जाता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अब मिलते हैं और अपने टेबल में बैठा लेते हैं, बड़ी मना अच्छी लेते हैं हम आपको, चाय, बड़ी अच्छी चाय हम आपको पिलाते मना हैं। लेते हैं। हमें पता है कि कौन किससे क्यों नाराज है। हाँ। जब आपको इस बात का इल्म हो, जब आपको इस बात का इल्म हो कि आपसे कौन खफा है, जब आपको इस बात से इल्म हो कि आपसे कौन खफा है, तो उससे मना लेते हैं। हाँ, भी लगता है आपको कि आपने कुछ कमी रह गई या कुछ आपको कुछ करना था, कोई आपका इंतजार कर रहा है, कोई आपसे कुछ चाहता है, कोई आपसे कुछ आपको देना चाहता है, तो वो अगर आप उसको नहीं कर पा रहे, नहीं दे पा रहे, तो आप सरेंडर कर दो। आप इस बीच में आपने शादी कब कर लिया और भाभी जी का क्या कॉपरेट मिलता है अब तक जिससे आप हीरो बने कह रहे हैं समाज में? देखिए, आपने खुद ही अपने सवाल में ही जवाब दे दिया कि हीरो मैं हूँ अपनी पत्नी की वजह से। आपने कह दिया ना कि आप हीरो कैसे बन गए। तो कोई भी हीरो बनता है और बड़ा बनता है तो फैमिली के सपोर्ट से बनता है। समझे? और फैमिली में जब आप 1 से 2 होते हैं और 2 से 4 होते हैं तो जिम्मेदारी बढ़ती है। और जब एक पत्नी को ये पता हो कि मेरा पति की जिम्मेदारी मेरे और मेरे बच्चों के अलावा भी है, क्योंकि उस समाज से जुड़ा है, ऐसी पत्नी को की भी एक ड्यूटी, एक लायबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसको हीरो बना के रखे। लाइन और भी ऐड कर देता हूँ कि मैं अगर हीरो हूँ तो मेरी पत्नी मेरी हीरोइन है। वाह, क्या बात है। जैसे बाय डिफॉल्ट हमने लॉ किया, वैसे बाय डिफॉल्ट हमें बीबी भी मिली। अरे 2007 में की। इसके पहले 2 शादियां थी जो होते होते रह गई। अच्छा, नहीं उसका जिक्र भी हम नहीं करेंगे तो क्योंकि जब होते होते रह गई, होते होते रहे इसलिए गई कि वो इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि ये कोई ऐसी बात नहीं है, बट वो 2 ऐसे मोमेंट थे, मतलब मेरे लाइफ में था, वो इंसिडेंट था। कुछ गलतियां हमारी थी, कुछ गलतियां दूसरी साइड से नहीं होगी, तो कैंसिल हुई। जो होता है ना, हो करके होना मतलब हुआ नहीं था। हमारे जो एंगेजमेंट होता है, जब कभी बहुत अच्छा बोलते हैं, अच्छा ये कहिए ना सारे एंगेजमेंट होने के बाद शादी कैंसिल होना है। तो हमारे यहाँ क्या है, आपको पता है कि जो यूपी बिहार के लोग हैं, जो पूर्वांचल साइड के लोग हैं, जब बरच्छा और अच्छा होता है तो 1000 आदमी 500 आदमी आता है, खाना खाने आता है, लड़की वाले आते हैं और बड़ा एक दूसरे को लेना देना होता है। और हमारे यहाँ तो यहाँ पैर छुपाई क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ गोड़ धराई बोलते हैं। सही बात तो है। गोड़ धराई में क्या है कि अच्छे खर्च होते हैं, ऐसी बात पैसे हमारे लगना, लोगों को बुलाना, तो जितने भी रिश्तेदारी होती थी, रिश्तेदार होते थे, सब लोग इकट्ठा होना। 2 दिन 3 दिन पहले लोगों का एक नया मजमा लगता था। हालांकि इसका बाबूजी के इतने पैसे खर्चे को देख के किसी तो गांव वाले ने काट दिया होगा। तो वो कैंसिल हो गई 2 किसी वजह से। तो इसके बाद तीसरी जो अभी जिसने हमें हीरो बनाया उनसे हुई। तीसरी उनसे हुई, लेकिन पहली शादी हुई। हाँ, ये जोड़ दीजिए। तो तीसरा जो ऑप्शन था, हम ऑप्शन कह सकते हैं कि उनसे वो जीवन साथी बनी। जब मेरी शादी थी तो 2007 में, मुझे आज भी याद है कि 2007 में 6 मई को शादी थी और 11 मई को मेरा चुनाव था। आज आपके सच में हीरो बनने का आनंद आपका गांव या अम्बेडकर नगर कितना ले पाता है, कितना मजा उसे है आपके इस ओहदे से, काम से, पद से? देखिए, बाहर की पॉलिटिक्स में आ गया, लड़ते रहे, जीतते रहे, लोगों का प्यार मिलता रहा। और हर दिन जब ये जीत और आप आगे बढ़ते गए तो खुद भी आप अपने आप में सोचते हैं कि ये कैसे हो रहा है। आज भी मेरे फादर कहते हैं कि रोहित तुम करते कैसे हो।
इतनी अच्छी एजुकेशन आपको दी नहीं, इतना कुछ बनाया नहीं, तुम लोगों के लिए इतना कुछ किया नहीं था, लेकिन तुमने अपने आप को प्रूव किया, कर दिखाया। आज एक मान सम्मान उनका भी बढ़ा। हर दिन वो भी कुछ न कुछ सुनते रहते हैं मेरे बारे में, अच्छा सुनते हैं। और तो ये मुझे लगता है कि एक बेटे का जो काम था, एक माँ बाप के लिए और एक वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के सोसाइटी के लिए जो मेरा रोल था, एक बाप को जो चाहिए था, एक परिवार को जो चाहिए था, एक माँ बाप को जो चाहिए था, वो मुझे लगता है कि मैंने सफलतापूर्वक मैंने उनको दिया है। और आज वो फक्र से, गर्व से, तो जहाँ होते हैं तो ये बात जरूर कहते हैं, या लोग जाकर के उनसे कहते हैं, लोग उनको जाके बधाई देते हैं, लोग उनको जाकर के मेरे बारे में जानकारी देते हैं, तो मुझे लगता है कि वो गदगद हो जाते हैं। मुझे लगता है कि 10 साल तो मैंने उम्र उनकी बढ़ा दी है। निश्चित तौर से ये हर बाप, हर बेटे को, हर बच्चे को ये समझना चाहिए। क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को तब जब वो एडवोकेसी में आ रहे हैं, पूरे देश से कहीं भी नया युवा इस प्रोफेशन को चुन रहा है, जो चैलेंजेस हैं उनको देखते हुए आपके एक्सपीरियंस के साथ में उनके लिए क्या कहेंगे? पंकज जी, मैं अब इसके लिए आपको बस एक ही बात मैं आप सभी लोगों को बोलूँगा, हर चीज़ आप जीत सकते हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपसे अछूता रहेगी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिल सकती। आपके अपने बिहेवियर, आपके व्यवहार से, आपके नेचर से, आपके पोलाइटनेस से, आपके अंदर खुद में अपनी ईमानदारी से, एक जितनी चीज़ें लोग कहते हैं ना कि ये जो बड़ी रटी रटाई चीज़ होती है, वो वाकई में काम आती है। वो अगर आप करके रखते हैं और सबके साथ आप ऐसा व्यवहार रखिए, कभी लड़ना नहीं है। हर कोई जो इस दुनिया में आया कुछ न कुछ देने आया भी है। आज पंकज भैया हमारे सामने बैठे हैं, हम भी इनसे ले तो रहे, आज हमें फेमस कर रहे हैं, आज हमें मौका दे रहे हैं, आज हमारे बारे में पूछ रहे हैं, आज हमारे बारे में जानकारी लेने के बाद लोगों को बता रहे हैं। तो मेरा इनका व्यवहार नहीं होता, मेरा इनमें प्यार नहीं होता, मेरा एक दूसरे के प्रति जो है एक अच्छे रिलेशनशिप नहीं होते, तो हम नहीं पाते। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि आप अचीव कैसे करते हैं। तो अचीवमेंट लेना पाना ये हर एक दूसरे दिन, हर दिन हो सकता है। आप क्यों हम समझते हैं कि बहुत बड़ी चीज कोई मिलेगी, हम हर दिन क्यों नहीं अचीव करते? पूरा दिन होता है, आप अचीव कर सकते हैं। तो हमेशा मैं तो यही कहूँगा कि आपका हमारा टारगेट होना चाहिए कि हर दिन का कि कुछ न कुछ अचीव करके अपने घर ले जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऐसे ही किसी शख्सियत के साथ उनकी संघर्ष गाथा आपको सुनाएंगे, वो आपके लिए कितने फ्रूटफुल हैं ये भी बताएंगे। बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।